हरियाणा में किसान जो फसल खराब हुई है उसको लेकर चिंतित है और जो किसानों की फसल की गिरदावरी किस तरीके से हो, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल है। दलाल साहब, सबसे पहले तो पिछले कई दिन से आप कोरोना के चपेट में थे और कोरोना पॉजिटिव थे, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। सब लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हूँ मैं। दलाल साहब, जो अभी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जो है वो कपास की फसल पर है और जो किसान है वो चिंतित है कि सरकार गिरदावरी किस तरीके से करवा रही है, क्योंकि कई जगह पर गिरदावरी हो रही है, कई जगह पर गिरदावरी में खामी को लेकर किसान धरने प्रदर्शन पर आ गए हैं। तो आप किसानों को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? नहीं, ये चिंता का विषय है कि इस बार जो फसल की जो उम्मीद थी, खासकर कॉटन की, उसमें बीमारी लग गई है, सफ़ेद मक्खी की, जड़ गलन की। और जो उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी वो उस पर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने जो हमारी सूचना आई कि फसल ख़राब हो रही है, तो सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को और कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारियों को फार्म पे भेजा और गोष्ठी करवाई। किसानों को ये बताया गया कि ये दवाई डालिए, ये चीज़ करिए, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैंने हमारे जो डिप्टी सीएम साहब से, दुष्यंत जी से बात की कि स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर करो। मुख्यमंत्री जी से हमने परमिशन ले ली और सभी किसानों का जो नुकसान हुआ है, चाहे उन्होंने बीमा करा रखा है या नहीं करा रखा है, नीति के अनुसार हम जो है उनके नुकसान की भरपाई करेंगे। और किसान भाइयों को इस बार जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, इस चीज़ का हमें कष्ट है। सर, आपके क्षेत्र में मूंग की खेती भी जो है वो कई किसान करते हैं और काफ़ी एरिया जो है वो किसानों ने इस बार मूंग का उत्पादन के लिए भी तैयार किया हुआ था, लेकिन अब मूंग की जो खेती है उसके ऊपर भी बीमारी की चपेट में जो है मूंग की खेती भी है। तो ऐसे में क्या केवल कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी और जड़ के उखेड़े का जो रोग है उसके चलते गिरदावरी का आपने आदेश दिए हैं, या फिर मूंग की फसल के लिए भी आप विचार कर रहे हैं? नहीं, जो स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर करते हैं तो सभी फसलों का होगा, लेकिन सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है वो सिर्फ कपास की फसल पे है। मूंग की फसल कहीं तो बहुत अच्छी है इस बार, बल्कि और सालों से अच्छी भी है। कहीं कहीं बारिश ना होने की वजह से फसल ख़राब हो गई है, लेकिन मूंग की फसल कंपैरेटिवली और सालों से ज़्यादा अच्छी है इस बार। कपास में उम्मीद थी कि इस बार बहुत अच्छी होगी, लेकिन एकदम से सारा ये सफ़ेद मक्खी का और ये जड़ गलन की समस्या से जो काली पड़ जाती है, जिससे वो बड़ी समस्या शिकायत आई है। और लेकिन किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने अपने आप स्वतः संज्ञान ले लिया है और सब जो गिरदावरी के ऑर्डर कर दिए हैं। जो बीमा का किसान है उसको बीमा से क्रॉप कटिंग में जो उसको फसल का नुकसान होगा वो बर्बाद करके उसका मुआवजा मिलेगा, और जो वैसे है बीमित किसान नहीं है उसको सरकार की नीति है, उसके हिसाब से उसको मुआवजा हम देंगे। साहब, इसके साथ साथ आपने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया हुआ था। अभी तक कितने किसान और कितनी एकड़ ज़मीन पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और साथ ही इसकी तारीख क्या आगे बढ़ाई गई है? हम किसान को एक आदत डालना चाहते हैं कि भाई सारे साल का वो लेखा जोखा अपने खेत का दे दें कि इतने एकड़ में मूंग बोएंगे, इतने एकड़ में कपास बोएंगे, इतने एकड़ में जीरी बोएंगे या किसी में सरसों बोएंगे। उससे किसान को भी बहुत फ़ायदा होगा, हमें मंडियों की प्लानिंग करने में फ़ायदा होगा, वेयर हाउसिंग की समस्या है वो तैयार करने में फ़ायदा होगा, और कितनी फसल कितनी मात्रा में हमारे पास मंडी में आएगी। तो उसके लिए धीरे धीरे करके लगभग 40-41 लाख एकड़ के किसानों ने अपना जो है ब्यौरा दिया है। हमने बहुत बार टाइम बढ़ाया है, और लेकिन 60-70% किसानों ने इसमें सहयोग किया है। धीरे धीरे हमारी किसानों से प्रार्थना है कि वो इसी ब्यौरा दे के ऐसी नीति बनाने में सहायक सिद्ध हों जिससे किसान को फ़ायदा हो। और इसी तरह से बाजरा के किसान हो चाहे दूसरे किसान हो, हमें सब अगर सही मायने में टाइम से पहले ब्यौरा हो कि भाई इतने एकड़ में धान लगी है, इतने एकड़ में कपास लगी है, इतने एकड़ में बाजरा लगा है, तो नीतियाँ बनाने में, किसान को अच्छी भाव दिलवाने में, किसान की प्रोक्योरमेंट में हमें सारी चीज़ों को सहयोग मिलेगा, तो किसान को ही फ़ायदा इस चीज़ का होगा।
इसके साथ साथ आपने एग्रो इंडस्ट्री के जरिए जो है वो किसान या फिर यूं कहें कि बेरोजगार जो युवा है उनको एक तरह से रोजगार देने के लिए क्या तैयारी की है? चूंकि पिछले दिनों एक ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था कि 2000 आउटलेट जो है वो खोले जाएंगे और आप उसका रोड मैप तैयार कर रहे थे, अब कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी की ये नीति है कि रोजगार को गांव में लेके जाएं और ग्रामीण जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको एक ब्रांडेड ऐसे दुकान उनके खोल के छोटी छोटी दुकानें गांव में खुलवाएं, जिसके अंदर वो गांव में आम उपभोक्ता की चीज़ें हैं, साबुन है, तेल है, दाल है, घी है, या और भी सैकड़ों तरह की आइटम्स हैं जो हमारी कुछ तो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, जैसे एफेड है, डेयरी डेवलपमेंट है, ये बनाते हैं। कुछ एमएसएमईज हैं, उनसे हम सीधा प्रकोर करके ले सकते हैं, और खादी का चीज़ें हैं। और उससे क्या होगा कि एक तो उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड जो है तसल्ली का सामान मिलेगा। दूसरा जो है बेरोजगार युवक जो हमारे हैं उनको सरकारी सहायता के दम पे, क्योंकि उनको सारा परचेज करके माल हम देंगे और जितनी बिक्री होगी उसका मुनाफा उसी का होगा। और एक स्टैंडर्ड उसका जो डिज़ाइन है दुकान का वो भी हम बना के देंगे। जहाँ सरकारी जगह होगी, पंचायत की जगह होगी, उसमें बनाएंगे, नहीं होगी तो प्राइवेट अगर जगह होगी तो उसमें उसको अलाउ करेंगे कि उसमें बना दें। तो हमारा टारगेट मुख्यमंत्री जी का ये है कि 5-6 हज़ार स्टोर ऐसे खुलवाएं जिससे कि इतने बच्चों को रोज़गार मिल जाए। घर बैठे वो 15,000 20,000 रुपये की आमदनी, महीने की 30,000 रुपये की आमदनी जैसी सेल कर सकते हैं। एक वो एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने और सरकारी के नौकरी के पीछे भागने के बजाय वो ऐसा रोज़गार खड़ा करे जिसमें 1-2 बच्चे को साथ में रोज़गार और भी दे सके। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है और अगले 6 महीने के अंदर ही हमारा टारगेट है कि हम लगभग 2,000 जरूर खोल देंगे। इसका जो मेन विभाग है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, वो इसको मतलब मेन जो है ऑपरेट करने वाला डिपार्टमेंट होगा। बाकी इसमें सहयोग एफेड का भी होगा, डेयरी का भी होगा, दूसरे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनका भी होगा। और ये एक बड़ी नई सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने की जो पहल की है, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। साहब, किसानों के और तमाम आपके विभागों के मुद्दों के अलावा जो है वो आप विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव होना है बड़ौदा का, उसके लिए प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने आपको विधानसभा उपचुनाव के लिए बड़ौदा में लगाया था। आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहा, इसके चलते आप वहाँ पिछले कुछ दिनों से नहीं थे, लेकिन आप बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? चूंकि अब तो चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जो है वो उपचुनाव पूरे देश भर में होने हैं, उनको करवाया जाएगा। देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि बड़ौदा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले कभी जीती नहीं है, लेकिन मैं कभी 2-3 बार गया हूँ, गांव में गया हूँ। ग्रामीण हमारे भाई हैं, उनकी रुचि ये है कि इस एक सीट से ना तो सरकार हिलने वाली है, ना विपक्ष को कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस एक सीट से अगर किसी के भाग्य का फर्क पड़ता है तो बड़ौदा के आम नागरिक हैं। और उनकी जो मैंने भावना को पता किया तो ऐसा साफ दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि बनी बनाई सरकार के अंदर एक उपयुक्त जो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा जो है वो चुने और सरकार के अंदर हिस्सा करें। विकास में अपने बड़ौदा जो पीछे रह गया है उसको अग्रणी प्रदेश में जो है अग्रणी हल्का बनाए। तो ये हमारे साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जिन्होंने कहा है कि जो खराब फसल हुई है सफेद मक्खी के चलते, उसके लिए गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमित फसलें हैं उनका बीमा जो है वो दिया जाएगा, और साथ ही अन्य जो बीमे में नहीं है, बीमे के दायरे में, उसमें सरकार की नीति के मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत का एक बार फिर दावा जेपी दलाल ने किया है।